नमस्कार। मैं प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र देशपांडे आप सबका मेरे आयुर्वेदा एकेडमी यूट्यूब चैनल में सहर्ष स्वागत करता हूं। आज का जो वीडियो है वो पदार्थ विज्ञान सब्जेक्ट से रिलेटेड है। पदार्थ विज्ञान ये सब्जेक्ट ये विषय जो है वो प्रथम वर्ष बीएमएस फर्स्ट ईयर बीएमएस बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, इसके लिए ये पदार्थ विज्ञान एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। और उसका एक जो टॉपिक है सिद्धांत वाला, सिद्धांत के लक्षण, सिद्धांत के प्रकार और सिद्धांत की परिभाषा के बारे में इस शॉर्ट वीडियो में हम जानकारी लेंगे। मैं हूं प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र देशपांडे। आई एम एमडी इन आयुर्वेदिक मेडिसिन, दैट इज काय चिकित्सा, एंड एमडी इन आयुर्वेदिक फिजियोलॉजी, दैट इज क्रिया शारीर। My WhatsApp number 9226810630 for paid online consultation or पेड ऑनलाइन बीएमएस क्लासेस। चालू करते हैं सिद्धांत के बारे में। ये देखिए सिद्धांत के लक्षण, प्रकार एवं परिभाषा। मैं हूं प्राध्यापक डॉक्टर देशपांडे और विषय है हमारा बीएमएस फर्स्ट ईयर लेक्चर इन हिंदी पदार्थ विज्ञान। ये पेपर 1 जो है पदार्थ विज्ञान का, उसका पॉइंट नंबर 1 ये इस तरह है। आयुर्वेदा निरूपण, उसमें लक्षण ऑफ आयु, कंपोजिशन ऑफ आयु, लक्षण ऑफ आयुर्वेदा, स्वरूप एंड प्रयोजन ऑफ आयुर्वेदा, इसके बारे में मैं अलग सा एक वीडियो बना चुका हूं और वो अपलोड भी कर चुका हूं। उसके बाद ये जो आज का टॉपिक है लक्षण एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सिद्धांत, इसके बारे में ये सब वीडियो हैं। और इंट्रोडक्शन टू बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ आयुर्वेदा एंड इट्स सिग्निफिकेंस, दैट वी कैन डू इट सम अनदर वीडियो। ओके, सो इस वीडियो में हम जानकारी लेंगे सिद्धांत के लक्षण। सिद्धांत शब्द जो है, सिद्धांत का मतलब है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ आयुर्वेदा। ध्यान से सुनिए, ये सिद्धांत की वजह से ही आयुर्वेद शाश्वत शास्त्र कहलाता है। शाश्वत का मतलब इंग्लिश में होता है इटर्नल, ETERNL। इटर्नल का मतलब होता है ये जो आयुर्वेद साइंस है वो इट वॉज एग्जिस्टिंग इन द पास्ट, वो पुराने जमाने में था, भूतकाल में था, अभी वर्तमान काल में मौजूद है और भविष्य काल में भी वो जरूर काल की कसौटी पर उतर सकेगा। तो इसका मतलब है वो आयुर्वेद साइंस इटर्नल है। तो इटर्नल क्यों है? इट इज बिकॉज ऑफ द सिद्धांत, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स के द्वारा ही वो आयुर्वेद शास्त्र वो शाश्वत बन चुका है। तो सिद्धांत की डेफिनेशन देखेंगे, परिभाषा, सिद्धांत के प्रकार देखेंगे। ये प्रकार नीचे लिखे हैं: सर्वतंत्र सिद्धांत, प्रतितंत्र सिद्धांत, अधिकरण सिद्धांत और अभ्युपगम सिद्धांत। ये 4 नाम आपको याद करने की जरूरत है, क्योंकि एग्जामिनेशन में आपको यही प्रश्न पूछा जाएगा कि सिद्धांत के प्रकार बताकर उस हर एक बारे का स्पष्टता कीजिए। तो ये ऐसे क्यों शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन आ सकता है। तो ये देखते हैं सिद्धांत का लक्षण क्या है। सिद्धांतो नाम स यहा परीक्षकैर बहुविधम, परीक्षकैर बहुविधम परीक्ष हेतुभिश्च साधयित्वा स्थाप्यते निर्णयाः। चरक विमानस्थान अध्याय 8 में इसकी एक लक्षण भी दिया है। ये परिभाषा का, सिद्धांत का डेफिनेशन भी हो सकता है। तो सिद्धांत नाम किसका है? जो चीजें ऐसी हैं, ये निर्णय, सिद्धांत का मतलब है निर्णय। तो निर्णय या कंक्लूजन कैसे लिया है? परीक्षकेर बहुविधम और स्थाप्यते निर्णयाः। जिन पदार्थों की अनेक बार परीक्षणों द्वारा परीक्षा करके तथा अनेक माध्यमों द्वारा सिद्ध करके जो स्थायी निर्णय लिया जाता है उसे सिद्धांत कहते हैं। जिन पदार्थों की अनेक बार परीक्षण मतलब मल्टी सेंट्रिक ट्रायल्स, अर्वाचीन विज्ञान, अर्वाचीन रिसर्च मेथोडोलॉजी जो सब्जेक्ट है, संशोधन का, अनुसंधान का जो विचार करते हैं, उसमें देखते हैं कि कोई क्लिनिकल ट्रायल या कुछ एक्सपेरिमेंट एक जगह पर हो गया, चाहे वो पुणे में हो जाए या चाहे वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में हो जाए, चाहे कर्नाटक में हो जाए, तो हर जगह पर उसकी जो रिजल्ट्स हैं वो सेम टू सेम वही के वैसे आने की जरूरत है। तो उसको बोलते हैं मल्टी सेंट्रिक ट्रायल्स। तथा अनेक माध्यमों द्वारा मतलब कुछ एक्सपेरिमेंटल भी उसके साथ होना चाहिए, क्लिनिकल ट्रायल्स लेनी चाहिए, लिटरेरी रिसर्च भी होना चाहिए। तो इसका मतलब है अनेक माध्यमों द्वारा सिद्ध करके। स्थायी निर्णय का मतलब है हाइपोथेसिस इज कन्वर्टेड टू कंक्लूजन। स्थायी निर्णय तो बाद में वो सिद्धांत बन जाता है। सिद्धांत की परिभाषा, शास्त्रार्थ
शास्त्र का अर्थ, आयुर्वेद शास्त्र का जो अर्थ है विविध तरह के जो है, एवं परीक्षण द्वारा किसी विषय पर निर्णय किए गए तथ्य को, ये ध्यान से सुनिए, तथ्य को सिद्धांत कहते हैं। हाँ, हिस्ट्री ऑफ आयुर्वेद, आयुर्वेद के इतिहास की हमने जांच की तो चरक संहिता में बहुत सारे ऐसे संदर्भ हमें मिल जाएंगे कि जहां लिखा है कि इस कौन सा भी सिद्धांत प्रस्थापित करने के पहले वो परिषद लेते थे। हमारे जो पूरे पुराने साधु संत थे या ऋषि मुनि थे, ज्यादातर मैं कहूंगा ऋषि मुनि, जिसको हम आयुर्वेदिक साइंटिस्ट कह सकते हैं, वो साइंटिस्ट क्या करते थे कि किसी जगह पर, जैसे कि हिमालय है, उसके बेसमेंट में वो सब इकट्ठा होकर वो कुछ सेमिनार लेते थे, सिंपोजियम लेते थे, कॉन्फ्रेंस लेते थे और कुछ डिफरेंट टॉपिक्स पर चर्चा करते थे। जैसे कि एक रस संभाषा करके, मतलब हाउ मेनी टेस्ट आर एग्जिस्टिंग फॉर द फूड और फॉर द हर्बल प्लांट्स। जैसे कि आप जानते हैं रस का मतलब है टेस्ट, TASTE, मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय। तो कई साइंटिस्ट बोलते थे कि नहीं, एक ही रस में हम सबका समावेश कर सकते थे, कई बोलते थे नहीं, दो तरह की रस होते हैं, वगैरह वगैरह। फाइनली उनका रिजल्ट सिद्धांत क्या हो गया कि षड रस सिद्धांत। कौन से भी अन्न पदार्थ, कौन सी भी वनस्पति, उसका जांच हम कैसे कर सकते हैं। षट रस है, मधुर आम्ल लवण, मधुर का मतलब स्वीट, आम्ल का मतलब सावर, लवण का मतलब सॉल्टी। हाँ, मधुर आम्ल लवण, कटु का मतलब है कटु यानी तिखट, स्पाइसी, तिक्त का मतलब है बिटर, और कषाय का मतलब है एस्ट्रिंजेंट। तो एक उदाहरण के तौर पर मैंने आपको बता दिया कि इसी तरह कॉन्फ्रेंस लेकर कुछ डिस्कशन करने के बाद ये सिद्धांत प्रस्थापित हुए हैं। और एक आयुर्वेद के जो प्रमुख सिद्धांत है उसमें आप जानते हैं कि दोष धातु मला मूलम ही शरीरम। हमारे शरीर में दोष का मतलब है बायो एनर्जीज, धातु का मतलब है बॉडी टिश्यूज, और मल का मतलब है वेस्ट प्रोडक्ट्स। इन तीन बेसिक एलिमेंट्स के द्वारा हमारी शरीर की एनाटॉमी और फिजियोलॉजी बनती है, और वो बिगड़ने पर ही पैथोलॉजी बनती है और उसकी हमें ट्रीटमेंट करनी पड़ती है। तो दीज आर सब्सटेंसेस आर लाइक द रूट्स ऑफ द ट्री, मला मूलम ही शरीरम। मूल जैसे झाड़, पत्ते झाड़ के पौधे के जैसे मूल इंपॉर्टेंट रहते हैं, उसी तरह दोष धातु मल हमारे शरीर के लिए बहुत ही उपयुक्त मायने रखने वाले घटक है। ये सिद्धांत है पांचभौतिक सिद्धांत। सर्वम इदम पांचभौतिकम अस्मिन अर्थे। अर्थ का मतलब है अर्थ, हमारे पूरे पृथ्वी जगत पर ये जो भी पदार्थ आपको देखने को मिलेगा वो किस एलिमेंट से बना है। 5 बेसिक एलिमेंट्स, पंच महाभूत से बना है। जैसे कि पृथ्वी, आप, तेज, वायु और आकाश। ये तो महाभूत तो हम देखते नहीं, उससे बना हुआ जो पदार्थ है, पृथ्वी महाभूत से बनते हैं पार्थिव, जल से बनते हैं जलीय, तेज महाभूत से तेजस, वायु से वायवीय, और आकाश से आकाशीय पदार्थ बनते हैं। उसके बाद आता है द्रव्य गुण कर्म सिद्धांत। सब्सटेंस, प्रॉपर्टीज एंड फंक्शंस, दे आर इंटर रिलेटेड। द्रव गुण और कर्म ये द्रव्य के आश्रित रहते हैं। रस वीर्य विपाक सिद्धांत। ज्यादातर जो अन्न पदार्थ हैं उनका रस हमें मालूम होना चाहिए, क्योंकि जो एक्शंस, कर्म होते हैं, आइदर बिकॉज ऑफ द रस, रस के द्वारा होते हैं, कई कबार वीर्य के द्वारा होते हैं, और कई कबार विपाक के द्वारा भी ये कर्म किए जाते हैं। तो रस का मतलब है टेस्ट, वीर्य का मतलब है पोटेंसी, और विपाक का मतलब है पोस्ट डाइजेस्टिव टेस्ट। ठीक है, ये देखिए सिद्धांत के प्रकार, ऐसे 4 प्रकार इंपॉर्टेंट है। सर्वतंत्र सिद्धांत, प्रतितंत्र सिद्धांत, अधिकरण सिद्धांत और अभ्युपगम सिद्धांत। अभी एक एक करके देखते हैं। सर्वतंत्र सिद्धांत। सर्व, सर्व का मतलब है सभी, सिद्धांत जो ऐसे हैं कि सभी शास्त्रों में सर्वसम्मति से प्रसिद्ध हो, उस सिद्धांत को सर्वतंत्र सिद्धांत कहलाया जाता है। जैसे आयुर्वेद के चरक संहिता है, संहिता है, अष्टांग हृदय है, अष्टांग संग्रह है, माधव निदान है। इन आयुर्वेद के जो मूलभूत ग्रंथ हैं, मूलभूत विचारधारा है, उन सभी में कई सब्जेक्ट्स ऐसे रहते हैं, कई सिद्धांत ऐसे रहते हैं कि दे आर एक्सेप्टेड बाय एवरीबडी। सिद्धांत, फंडामेंटल प्रिंसिपल इज एक्सेप्टेड बाय चरक, चरक को ये सिद्धांत मान्य है, सुश्रुत को भी मान्य है, वाग्भट को भी मान्य है, सभी को मान्य होता है, तो उसको बोलते हैं सर्वतंत्र सिद्धांत। जैसे कि डायग्नोसिस करने की मेथड क्या होती है आयुर्वेद के हिसाब से, दर्शन, स्पर्शन, प्रश्न, ये सभी को सम्मति है। चरक की है, सुश्रुत की है,
माधव निदान की है या वाग्भट की है। व्याधियां तथा साध्य रोगों की चिकित्सा के उपाय, जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स है वो भी सभी जगह पर एक जैसे ही है, उसको बोलते हैं सर्वतंत्र सिद्धांत। मतलब इसका ऐसा है कि जिस सिद्धांत एवं सूत्र पर मतभेद न होकर, यहां देखिए निगेटिव मतभेद नहीं है, सभी को एक ही राय है, उसे सर्वतंत्र सिद्धांत बताया जाता है। जैसे आयुर्वेद के हर स्कूल ऑफ थॉट्स में दोष धातु मूल सिद्धांत इज सर्वतंत्र सिद्धांत, पांचभौतिक सिद्धांत सर्वतंत्र सिद्धांत, द्रव्य गुणकर्म सिद्धांत सर्वतंत्र सिद्धांत, और रसवीर विपाक सिद्धांत सर्वतंत्र सिद्धांत। प्रतितंत्र सिद्धांत दूसरा विषय है। क्या कई जगह पर क्या होता है, किसी सूत्र या किसी तत्व या किसी विषय पर शास्त्रों में भिन्न भिन्न मत प्रवाह होते हैं, तब उसे क्या कहते हैं, प्रतितंत्र सिद्धांत कहा जाता है। जैसे कि एक देखिए उदाहरण तौर पर देख लिखा है यहाँ पर, चरक में 6 रस बताए गए हैं, 6 टाइप्स ऑफ द टेस्ट, मधुर स्वीट, आम्ल सावर, लवण सॉल्टी, कटु पेंडेंट, तिक्त बिटर, और कषाय एस्ट्रिंजेंट। फिलहाल ये धामार्गव जो ऋषि थे उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे को ये मत एक्सेप्टेड नहीं है। वो बोलते हैं कि क्षार एवं अव्यक्त उसमें डाल देना चाहिए, तो मधुर आम्ल लवण कटु तिक्त कषाय तो है ही, उसके साथ साथ क्षार और अव्यक्त भी रस है और उसकी भी गणना रस में की जानी चाहिए, ऐसे धामार्गव ऋषि का साइंटिस्ट का मत है। तो चरक का मत अलग है, धामार्गव का मत अलग है, तो उसको इस सिद्धांत को क्या बोलेंगे, प्रतितंत्र सिद्धांत। और एक उदाहरण है, चरक में चरक ऋषि ने कहते हैं कि वात पित्त और कफ यही सिर्फ दोष है, उनको ही दोष दूषयंती इति दोषः बायो एनर्जीज हैं। फिलहाल सुश्रुत ने कई जगह पर ऐसा लिखा है कि वात पित्त कफ के साथ साथ रक्त को भी दोष स्वीकार किया जा सकता है, ऐसा सुश्रुत ने कई रेफरेंस पर ऐसे बताया है। तो ये क्या हो गया, चरक का दोष के बारे में, संख्या के बारे में अलग मत है, सुश्रुत का कई जगह पर अलग मत है, तो इसको बोलेंगे प्रतितंत्र सिद्धांत। देयर इज अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। चरक ने सृष्टि उत्पत्ति के दरमियान अव्यक्त से 24 तत्व तथा प्रकृति पुरुष को पृथक मानते हुए, ये चरक ने 24 तत्व बताए गए हैं, एलिमेंट्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द यूनिवर्स, फॉर्मेशन ऑफ द ह्यूमन बीइंग। फिलहाल सुश्रुत ने क्या किया, इसमें जो प्रकृति और पुरुष का जो घटक था तो उसको उन्होंने सेपरेट कर दिया, मतलब काउंटिंग के समय प्रकृति अलग उन्होंने उसकी गणना की, पुरुष घटक की भी अलग तरीके से गणना की, तो टोटल मिलाकर सुश्रुत के जो एलिमेंट्स है वो हो गए 25, चरक के हो गए 24। तो दिस डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, डिफरेंस ऑफ कैलकुलेशंस इज बिकॉज ऑफ द प्रतितंत्र सिद्धांत। उसके बाद आता है अधिकरण सिद्धांत। ठीक है, तो अधिकरण सिद्धांत मतलब शास्त्रार्थ में जिस विषय का कुछ प्रकरण या विचार चल रहा है उसके द्वारा अधिकरण का भी ज्ञान हो जाना, उसको अधिकरण सिद्धांत कहलाता है। मतलब अलग कुछ विषय का भी ज्ञान मिल जाता है। एक उदाहरण के तौर पर लिखा है, जैसे एखादी व्यक्ति रात को भोजन नहीं करता किंतु वो स्वस्थ है। हाँ, रात को भोजन नहीं करता, मनुष्य देह को तो भोजन करना ही चाहिए, फिलहाल वो रात को भोजन नहीं करता, फिलहाल स्वस्थ है, हेल्दी है। व्हाई दिस इज बिकॉज पहले सेंटेंस से ही ये पता चलता है कि ज्ञान भी हो जाता है कि वी व्यक्ति, जो व्यक्ति हम बोल रहे हैं, वो दिन में भोजन करता होगा, तो इसी कारण वो स्वस्थ है। रात में भोजन नहीं करता, ये तो सेंटेंस हमको मालूम हो गया, उस वो वाक्य के द्वारा ही हमें अलग कुछ ज्ञान मिल जाता है, तो उसको बोलते हैं अधिकरण सिद्धांत। दूसरे शब्दों में ऐसे एक उदाहरण दिया है कि जो निष्काम कर्मयोगी होते हैं, मुक्त पुरुष जिसको हम कह सकते हैं, वो शुभाशुभ कर्मों को नहीं भोगते हैं। मतलब दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्रूट्स ऑफ द डीड्स, जो कर्म है कर देते हैं और उसके फल को भोगते नहीं। तो इससे यह भी पता चलता है कि इस वाक्य से कि हर एक कर्म का फल होता है, तो इसीलिए भोगते नहीं है ना, फिर अब कर्म के फल तो होने चाहिए। तो ये पहले वाक्य पढ़ने से ही, पहले वाक्य जानने से ही कुछ अलग विषय का हमें पता चलता है, तो उसको बोलते हैं अधि, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन।
अधिकरण सिद्धांत, हमें क्या मिल गई? एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिल गई। ठीक है। अभ्युपगम सिद्धांत, आगे वाला जो है अभि उपगम, वादी एवं प्रतिवादी द्वारा शास्त्रार्थ में जब बताया गया सिद्धांत खंडित नहीं हो जाता, तब तक उसके सिद्धांत को मानना अभ्युपगम सिद्धांत कहलाता है। अनलेस एंड अनटिल द डिसीजन इज नॉट क्लियर, जो निर्णय है वो पक्का नहीं है, तब तक जो भी बातें कही गई है वो एक्सेप्ट करनी चाहिए। जैसे कि द्रव्य, एक ने कहा दिया शास्त्रज्ञ ने कि द्रव्य अपने रस के द्वारा कार्य करता है, ये सिद्धांत है। हाँ, किंतु ये एकीय मत से सिद्ध नहीं हो जाएगा, तो इसके लिए प्रतिवादी जो लोग थे, हाँ, काउंटर उसके क्वेश्चन निकालने वाले, उन्होंने कहा कि जो कार्य होता है वो कई कबार गुण से भी होता है, कई कबार वीर्य से होता है, कई विपाक से होता है, एवं कई प्रभाव से भी द्रव्य कार्य करता है। खाली रस के द्वारा कार्य नहीं होता, तो कई दफा गुण से होता है, कई दफा वीर्य से होता है, और कई दफा विपाक और प्रभाव से भी होता है। तो ऐसी बात है कि जब तक ये तथ्य जो सामने नहीं आता, तो तब तक वादी ने एक स्टेटमेंट तो कर दिया, क्या? कि रस के द्वारा कार्य कर, रस द्रव्य जो है वो अपने रस के द्वारा कार्य करता है। सो ही हैज मेड सम हाइपोथेसिस। तो जब तक वो कुछ रिसर्च प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होता, तब तक इस सिद्धांत को हमको जिसको हाइपोथेटिक तरीके से वो एक्सेप्ट करते थे, तो अभ्युपगम सिद्धांत इज नथिंग बट ए बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन ऑफ हाइपोथेसिस। गृहीतक बनाने का जो प्रक्रिया रहती है उसको हम अभ्युपगम सिद्धांत कहते हैं। तो मेरे पर्सनल मत के द्वारा हाइपोथेटिक्स जो निकाला पहले लिया जाता है कुछ भी रिसर्च में, तो उसको हम अभ्युपगम सिद्धांत कह सकते हैं। जब तक H0 या H1 सिद्ध नहीं होते, तब तक वो सिद्धांत एक्सेप्ट करना चाहिए। किसी विषय पर दिए गए तर्क को उसके खंडन होने से पूर्व तक मानना, एक्सेप्ट करना अभ्युपगम सिद्धांत कहलाता है। और एक उदाहरण लिखा है यहाँ पर कि एक रिसर्चर था, संशोधक था, उन्होंने ऐसे स्टेटमेंट हाइपोथेसिस मान लिया कि मधुर खाने से मधुमेह होता है। ये स्टेटमेंट रिसर्चर ने कर दिया, उसको बोलते हैं H0। तो उसके अलावा दूसरा एक H1 ऐसा हो सकता है, हाइपोथेसिस ऐसा हो सकता है, सिर्फ मधुर खाने से नहीं, बल्कि मधुर खाने के साथ व्यायाम न करना, शरीर में इंसुलिन की हार्मोन की कमी, इन कारणों से मधुमेह होता है। ये H1 है, अलग हाइपोथेसिस है। फिलहाल जब तक ये तथ्य सामने नहीं आता, तो पहला वाला जो हमारा स्टेटमेंट है वो एक्सेप्ट करने की जरूरत है, उसको बोलते हैं अभ्युपगम सिद्धांत। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में हमने सिद्धांत के लक्षण, सिद्धांत की परिभाषा, सिद्धांत के प्रकार जैसे सर्वतंत्र सिद्धांत, प्रतितंत्र, अधिकरण और अभ्युपगम सिद्धांत की हमने बात की। आई होप दैट यू लाइक दिस वीडियो। तो आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप जरूर इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, कुछ कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। आई रिक्वेस्ट बाय हार्ट दैट प्लीज ये अच्छे वर्क के प्रोत्साहन के लिए आपके सब्सक्रिप्शन की भी जरूरत है, और वो बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए, तो उसी के द्वारा आपको अलग अलग अच्छे अच्छे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। आई विश ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज, एग्जाम एंड फॉर करियर। All the best. Take care and bye.